حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على क्या आपको पता है कि हमारा दिल 24 घंटे में तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है और इस दौरान 7,500 लीटर खून पंप करता है, जो कि अराउंड 10 वाटर टैंक्स के बराबर है। और यही खून जिन रगों से गुजरता है वो तकरीबन 60,000 माइल्स लंबी होती हैं। यानी अगर हमारी ब्लड वेसल्स को एंड टू एंड जोड़कर सीधा किया जाए तो ये अर्थ के तकरीबन 2.5 टाइम्स चक्कर लगा सकती है। मगर यही वेन्स हमारे जिस्म में इतनी परफेक्टली फिट आती हैं कि हमारी बॉडी का हर एक सेल तक खून और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स पूरी मिकदार में पहुंचाती हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्स तरतीब और पुरहिकमत तश्कील बगैर किसी परफेक्ट एल्गोरिदम या प्रिसाइज कैलकुलेशंस के मुमकिन नहीं। इन कैलकुलेशंस को हम डिवाइन कोड कहते हैं। وانسى آلاما قضت فيما مضى هذه الأيام تحلى। डिवाइन कोडिंग है क्या? ये सिंपली मैथमेटिक्स के कुछ खास नंबर्स और फार्मूलाज हैं जो हमें हर जगह नजर आते हैं। गैलेक्सी से लेकर क्वांटम इवेंट्स तक में इनका रोल है। मगर आज हम खास तौर पर अपने आप के बारे में यानी इंसान के डिजाइन के बारे में जानेंगे, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। इंसानी जिस्म की बात की जाए तो आपकी आउटर बॉडी से लेकर इनर बॉडी के छोटे छोटे सेल्स की डेवलपमेंट, उनकी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ डिवाइन कोडिंग के जरिए होती है। इस सब को समझने के लिए हमें उन नंबर्स की तरफ आना होगा जो डिवाइन कोडिंग से जुड़े हुए हैं। एक इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने अपनी किताब लीबर अबाची मतलब द बुक ऑफ कैलकुलेशंस में कुछ न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिनकी सीक्वेंस इस तरह से होती है कि हर अगला नंबर पहले 9 नंबर्स के ऐड करने पर आता है। जैसे 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 एंड 3 + 5 = 8। यही आगे चलता रहता है और सीक्वेंस कुछ इस तरह की बन जाती है 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। अगर हम इन नंबर्स को स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और इसी तरह चलता जाए और इन स्क्वायर्स को उसी तरह ऐड करें जैसे हमने पहले नंबर्स को किया। 1 + 1 = 2, 1 + 4 = 5, 4 + 9 = 13, 9 + 25 = 34, 2 5 13 34। यहाँ हमें उसी सीक्वेंस के नंबर मिलते हैं। इसी तरह अगर हम फर्स्ट फ्यू स्क्वायर्स को ऐड करके देखें, 1 + 1 + 4 = 6, then +9 15 +25 40 +64 104। तो अगर हम गौर करें, 6 2/3 होता है, 15 3/5, 40 5/8 होता है, 104 8/13 होता है, 2 3 5 8। यहाँ भी इंटरेस्टिंगली हमें उसी सेम सीक्वेंस के नंबर मिलते हैं। इस सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं और रिसर्च के मुताबिक यही सीक्वेंस सदियों पहले संस्कृत में लिखे जाने वाली पोइट्रीज में पाई गई थी, जिससे ये पता चलता है कि फिबोनाची से काफी अरसे पहले ही इन नंबर्स को डिस्कवर कर लिया गया था। जब हम इस सीक्वेंस में से एक नंबर को उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक खास रेशियो जनरेट होता है। जैसे 3/2 करें तो 1.5, 5/3 1.66, 8/5 1.6, 13/8 1.625, 21/13 1.615। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं हम 1.6180 रेशियो के क्लोज आते रहते हैं, जिसे हम 5 या गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। ये एक प्रिंसिपल वैल्यू है जो हमें पूरी यूनिवर्स में दिखाई देती है और कई सदियों से मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट इसे इंस्पायर होते हैं और आज भी इसे आर्ट एंड डिजाइनिंग के अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ये गोल्डन रेशियो एक गोल्डन रेक्टेंगल बनाता है जिसकी विड्थ और हाइट की रेशियो वही 5 होता है। यानी अगर रेक्टेंगल की विड्थ 1 होगी तो उसकी हाइट 1.618 होगी। अगर आप इसमें से एक स्क्वायर जितना साइज निकाल दें तो जो रेक्टेंगल बचता है वो फिर से गोल्डन रेक्टेंगल ही होता है, विच इज सेल्फ सिमिलैरिटी। सो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं तो छोटे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स का पैटर्न बनता चला जाता है। फिर अगर इन स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को आर्क की मदद से ज्वाइन करें तो एक स्पाइरल क्रिएट होता है जिसे हम गोल्डन स्पाइरल कहते हैं।
इसी तरह गोल्डन रेशियो एक खास किस्म का एंगल भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल को गोल्डन रेशियो के मुताबिक दो हिस्सों में बांट दें, तो एक बड़ा हिस्सा होगा जो कि 222.5 डिग्री होगा और एक छोटा हिस्सा होगा जो 137.5 डिग्री होगा, जिसको हम गोल्डन एंगल कहते हैं। सो गोल्डन रेशियो से इस तरह की निकलने वाली ये शेप्स और एंगल्स हमें नेचर में काफी जगह मिलते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी भी इस वैल्यू को फॉलो करती है। मोलेकुलर लेवल पर बात की जाए तो जिंदगी का सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर डीएनए है। डीएनए असल में लाइफ का सॉफ्टवेयर है। जिस तरह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे जिस्म का हर सेल के अंदर एक डिजिटल कोड लिखा गया है। ये कोड बिलियंस ऑफ लाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर जिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारे जीन्स और क्रोमोसोम्स बनाता है। जीन्स आसान अल्फाज में छोटे फंक्शनल पीसीज हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जैसे हमारी आंख का कलर, ब्लड टाइप, हाइट वगैरह। और क्रोमोसोम्स ओवरऑल कोड की पैकेजिंग और अरेंजमेंट का सिस्टम है। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर विजुअलाइज करना चाहें तो इस तरह करेंगे कि ये एक रोटेट करती हुई सीढ़ी की शेप जैसा स्ट्रक्चर है, जिसकी लेंथ और विड्थ की रेशियो सरप्राइजिंगली सेम वही 1.618 होती है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में छोटी बीड्स लगी होती हैं। अगर इन बीड्स को एक खास तरतीब से अरेंज कर दें तो ये लेटर्स और वर्ड्स बना देती हैं। इसी तरह डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको ए, टी, जी और सी के नाम से जाना जाता है, जिनके कॉम्बिनेशन से हर सेल के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई हैं। जैसे आपका दिल कैसे बनेगा, आपका ब्रेन किस तरह फंक्शन करेगा, आपकी किडनी, स्किन, ब्लड कैसे डेवलप होंगे और प्रोटीन भी डीएनए का ही प्रोडक्ट है। सो ये लिटरली एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ है जो हर इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ नियो डार्विनिज्म की थ्योरी ये कहती है कि नई जेनेटिक इंफॉर्मेशन रैंडम म्यूटेशन से आती है। मतलब डीएनए के लेटर्स में गलतियां होती रहती हैं और अगर वो गलती यूजफुल हो तो अगली जनरेशन में आ जाती है। लेकिन इस थ्योरी के बारे में खुद साइंटिस्ट का कहना ये है कि लॉजिकली ये बहुत वीक है। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि रैंडम ग्लिचेस कभी एक नया सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, बल्कि सॉफ्टवेयर को खराब कर देते हैं। और मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट डगलस एक्स ने एक्सपेरिमेंट्स करके ये कैलकुलेट किया है कि क्या वाकई एक नया फंक्शनल प्रोटीन चांद से बनना मुमकिन है। तो इसका रिजल्ट आया 1 in 10⁻74। मतलब अगर पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में एक एटम छुपाया जाए और आपको आंखें बंद करके वो एटम पिक करना हो तो उसके चांसेस भी इस चांस से ज्यादा हैं। तो जिस तरह हम हर जगह देखते हैं, इंफॉर्मेशन हमेशा एक इंटेलिजेंट माइंड से आती है। किताब के वर्ड्स खुद से नहीं गिरते, सॉफ्टवेयर खुद से नहीं बन जाता। तो डीएनए जैसे एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कोड पर ये लॉजिक नहीं लगाई जा सकती कि ये बगैर किसी इंटेलिजेंस के बना। यहाँ तक कि रिचर्ड डॉकिंस के लिए भी अल मुसव्विर की इस निशानी को देखकर एक इंटेलिजेंट डिजाइनर को मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. How did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by
probably some kind of Darwinian means, to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. सो डीएनए के अंदर सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है एंड यही इंफॉर्मेशन जेनेटिकली जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रांसफर होती है। यहाँ सवाल ये आता है कि अगर डीएनए में सब डाटा मौजूद है और वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर भी हो जाता है, फिर हम सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? इसकी वजह जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो मियोसिस के प्रोसेस के दौरान होती हैं। 99.9% ह्यूमन डीएनए सबका सेम होता है और रिमेनिंग 0.1% आपको बाकी सबसे यूनिक बनाता है। इसके बारे में सूरह अन-निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लोगों अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया और उसी से उसके पेयर बनाए और दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैलाई। इसी 0.1% डिफरेंस की एक बेहतरीन एग्जांपल ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स हैं। दुनिया में मौजूद 7 बिलियन लोगों में हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक और डिफरेंट होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्टली सेम होने के चांसेस 1 in 64 बिलियन से भी कम हैं। मतलब इंसानियत की पूरी हिस्ट्री में अब तक ऐसा एक भी वाकया होना मुमकिन नहीं। हत्ता के आइडेंटिकल ट्विन्स जिनका डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स फिर भी अलग होते हैं। इनकी फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पर होती है और ये एक दफा बन जाते हैं तो इंसान की पूरी जिंदगी में कभी नहीं बदलते। इसी वजह से फिंगरप्रिंट्स इंसानी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का मेन हिस्सा बन गए हैं और इनमें भी फ्रैक्टल्स और स्पाइरल जैसे पैटर्न्स मिलते हैं और रिसर्चर्स उन्हें माइक्रोकॉस्मिक मैंडलब्रॉट पैटर्न्स से कंपेयर करते हैं जिसे हम एपिसोड 3 में देख चुके हैं। इन्हीं फिंगरप्रिंट्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां दोबारा नहीं जोड़ सकते? क्यों नहीं, हम तो उसके फिंगर टिप्स तक को दोबारा बनाने पर कुदरत रखते हैं। गोल्डन रेशियो, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, ये डिवाइन कोडिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हम इंसानों के लिए बहुत बड़े साइंस हैं और जब हम इन राज को समझने लगते हैं तो ये रियलाइजेशन होती है कि कायनात के एटम से लेकर कॉस्मिक लेवल पर होने वाले बड़े इवेंट्स सब कुछ एक स्ट्रक्चर निजाम के तहत हो रहा है और इस पूरे निजाम पर गौर व फिक्र करने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान जैसी नेमत अता की है जिसे हम पढ़कर, समझकर और अकल करते हुए न्यू डिस्कवरीज कर सकते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस को लीड कर सकते हैं और इन कॉम्पिटेंसी के इस बबल से बाहर आकर लीडिंग नेशन बन सकते हैं। نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تُرُونَ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم